नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और मैं हूं लाइव आपके सामने आज एक और विषय जिसका नाम है क्रिया को लेकर। तमाम प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं और आपने देखे भी होंगे और इस कक्षा को पढ़ने के बाद जो भी प्रश्न आपके क्रिया को लेकर गलत हुए हैं आज के बाद नहीं होंगे। इसी उम्मीद के साथ में, इसी वादे के साथ में एक बार जुड़ते हैं आपके सामने। तो मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है, मैं सम्यक रूप से आपको दिखाई दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। और बात करते हैं क्रिया की। अंग्रेजी में आपने पढ़ा है कि डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो मैं बता दूं कि इस संसार में होने वाले सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। तो कैसे? सुनिएगा कि जिस शब्द अथवा समूह से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य का होना या किया जाना। और जिस विकारी शब्द से, विकारी का मतलब होता है जिसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होता है, जिस विकारी शब्द से किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान किया जाता हो। क्रिया का मूल रूप होता है आपका धातु। एक प्रश्न आपका यह भी बनता है, जिस मूल शब्द या अक्षर से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। यानी कि क्रियापद का वह अंश जो प्रायः क्रिया के सभी प्रारूपों में होता है, ये होती है आपकी धातु। क्रिया का मूल रूप धातु ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है मूल धातु, दूसरी होती है आपकी यौगिक धातु। मूल धातु यानी कि ये स्वतंत्र होती है, अर्थात ये किसी पर निर्भर नहीं होती, ये किसी पर आश्रित नहीं होती है। जैसे आपका खा, जैसे आपका पढ़, जैसे आपका देख, जैसे आपका पी आदि। ये यौगिक है, यह प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे खा धन या बन जाएगा खाया, पढ़ धन आ बन जाएगा पढ़ा। ये आपकी क्या थी? यौगिक धातु थी। धातु को बस ये याद रखना है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। अब क्रिया के भेद के बारे में बात करेंगे। सकर्मक अकर्मक बहुत आपने पढ़ लिया, बहुत आया, लेकिन और देखते हैं कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर दो प्रकार की है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। रचना दृष्टि के आधार पर दो प्रकार की है, आपकी रूढ़ यानी कि मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। वहीं अर्थ की पूर्णता के आधार पर क्रिया है आपकी पूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया। रचना की दृष्टि से जब भेद करते हैं तो रूढ़ क्रिया और मूल क्रिया के बारे में बात करें तो जो धातु से बनती है, यानी कि जो मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनती है, जैसे खाया, खाना, खाऊं, देख, देखा, देखूं, तो ये क्या थी? ये आपकी रूढ़ यानी कि मूल क्रिया थी। यौगिक क्रियाओं की बात के बारे में बात करें तो जो धातुओं में एकाधिक यानी कि एक से अधिक प्रत्यय लगाकर बनती हैं, जैसे खाना से खिलाना, पीना से पिलाना, देख से दिखाना, तो ये हो गई थी आपकी कौन सी? यौगिक क्रियाएं आपकी हो गई थी। कौन सी क्रियाएं? यौगिक क्रियाएं हो गई थी। अब कर्म के आधार पर भेदों की बात करें क्रिया की, तो सकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब है जो कर्म के साथ हो। जो क्या हो? जो कर्म के साथ हो, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। जहां क्या, सुनिएगा, जहां क्या, किसे, किसको इत्यादि प्रश्न से उत्तर मिले वहां आपकी क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ रहा है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। जवाब आपको मिल गया सकर्मक क्रिया। अब ये सकर्मक भी दो प्रकार के, द्विकर्मक और एक कर्मक। द्विकर्मक जहां पर दो क्रियाएं जब एक साथ हों, जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, यहाँ पर आपके कौन कौन से हैं? दो कर्म हैं आपके, पहला है आपका श्याम, दूसरा है आपका पुस्तक। तो कौन सी? द्विकर्मक। जब एक क्रिया ही संपन्न हो, जैसे राम ने साइकिल चलाई, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कर्म है आपका, कौन? साइकिल। तो ये एक कर्मक। एक से ज्यादा कर्म आपका कौन सा? द्विकर्मक। आकर्मक क्रिया की बात करें, आ का मतलब होता है नहीं, जहां पर कर्म की उपस्थिति नहीं होती है वो अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़े उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां क्या, किसे, किसको इत्यादि प्रश्न से उत्तर ना मिले वहां आपकी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहन सोता है, अब मोहन के सोने का प्रभाव मोहन पर पड़ रहा है, किसी और कोई कर्म है ही नहीं, तो ये क्रिया आपकी कौन सी हो जाएगी?
आकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी? आकर्मक क्रिया। यौगिक क्रिया के भेद और थे आपके कौन कौन से? तो सबसे पहले आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि जब कर्ता किसी कार्य को दूसरे से करवाए या करने की प्रेरणा दे, यानी कि स्वयं कोई कार्य ना करे, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आ प्रत्यय लगाकर मोहन गोविंद की प्रेरणा से जागा, प्रेरणार्थक क्रिया। वा प्रत्यय लगाकर मोहन ने गोविंद को जगवाया, यानी कि यहां पर आपकी क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे किसान ने रातों रात सूखे पेड़ कटवा दिए, क्रिया कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया की बात करें, नाम से स्पष्ट है संयुक्त। जब शब्द दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बने, पहली क्रिया प्रधान, यानी कि प्रधान का मतलब होता है पहली क्रिया आपकी मुख्य होती है, दूसरी क्रिया प्रथम की विशेषता होती है। ध्यान रखेंगे। संयुक्त क्रिया जैसे मुझे अब चलना चाहिए, मुझे अब चलना चाहिए। तो यहां पर चलना और चाहना दोनों अलग अलग क्रियाएं, लेकिन चलना चाहिए मिलकर आपकी क्या बन रही है? संयुक्त क्रिया बन गई है। अनुकरणात्मक क्रिया है, डबलिंग वाली। जब शब्द कल्पित ध्वनि या वास्तविक ध्वनि के अनुकरण से बने, जैसे खटखट, खटखटाना, भन से भनभनाना, सन से सन सनाना। नाम धातु क्रियाएं पूछी गई हैं कई बार एग्जाम में आपकी। जब शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण के योग से बने, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, झूठ से झूठलाना, गरम से गरमाना, लात से लतियाना, तमाम बार पूछा गया आपकी परीक्षाओं में। नाम धातु बहुत पूछा गया, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला नाम धातु। फिर आती है आपकी अर्थ की पूर्णता के आधार पर क्रिया के भेद। पहली बार पढ़ेंगे पूर्ण क्रिया। इसमें पूरक हेतु गैर क्रिया की पद आवश्यक नहीं होता है। क्रिया पद से क्रिया का अर्थ स्पष्ट होता है। राम पढ़ता है, मोहन खेलता है, किसी अन्य पद की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अपूर्ण क्रिया में क्या होगा? जो क्रिया अपना अर्थ पूर्ण करने हेतु किसी अन्य पर निर्भर हो, जैसे श्याम मोहन को मूर्ख समझता है, तो यहाँ पर मूर्ख आपका विशेषण था, समझना आपकी क्रिया थी। यह प्रायः संज्ञा या विशेषण के द्वारा अर्थ देती है, यानी कि इसमें अर्थ किसके अनुसार होगा? संज्ञा या विशेषण के अनुसार होगा। पहली बार पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा गंभीर, मैंने कहा ना कि ऐसी हिंदी पढ़ें जैसे आखिरी बार पढ़ रहे हैं। अगले की बात करते हैं। अगली क्रिया आपकी कौन सी है? फिर आपकी आएगी पूर्वकालिक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके उसी क्षण दूसरे कार्य को आरंभ करता हो। इस कक्षा को देखने से पहले आपने जो भी काम खत्म किया वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मोहन खाना खाकर विद्यालय गया, स्कूल गया दूसरी क्रिया, खाना खाया पहली क्रिया, तो जो पहली क्रिया वही आपकी पूर्वकालिक। इस क्रिया शब्द के अंत में कर शब्द का प्रयोग होता है। छोटी सी आपकी ट्रिक है, यहां पर आपको कर मिल जाता है। तात्कालिक क्रिया की बात करें, तत्काल यानी कि तुरंत, पहली क्रिया होने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया का होना तात्कालिक क्रिया होती है। जैसे इस कक्षा के खत्म होने के तुरंत बाद आप जो भी काम करें वो आपका क्या है? तात्कालिक क्रिया। वह खाना खाते ही सो गया, यह मुख्य क्रिया से पहले समाप्त संपन्न होती है। इसमें ही निपात का प्रयोग होता है। एक छोटी सी ट्रिक की बात आपसे कर लें, ही निपात का प्रयोग होता है। निपात क्या होते हैं अगली कक्षा में कभी इस पर बात करेंगे। निपात आपके अशुद्ध अव्यय होते हैं। फिर क्रियाएं आपकी बनती हैं कौन सी? आरंभ बोधक क्रिया। देखिएगा, क्रिया के आरंभ होने का बोध होना, क्रिया के शुरुआत होने की जानकारी मिलना। वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा। समाप्ति बोधक, जहां पर आपका धातु और चुकना मिल जाएगा, इसमें धातु ने लगना था। मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध, वह खाना खा चुका है, वह पढ़ चुका है, यानी कि क्रिया हो चुकी है। निरंतरता, नित्यता, मुख्य क्रिया में जाना या रहना रही जोड़ने पर राम पढ़ता रहा, यानी कि काम चल रहा है। किसी कार्य के अनवरत जारी रहने के भाव का बोध, हवा चलती रही, पानी बरसता रहा। अभ्यास बोधक, क्रिया के करने के अभ्यास का बोध है। तुम पढ़ा करते हो, वह लिखा करता है, अभ्यास। इच्छा बोधक,
क्रिया के करने की इच्छा का बोध हो, वह जाना चाहती है। अनुमति बोधक, कार्य करने की अनुमति, ऑर्डर दिए जाने का बोध हो, मुझे जाने दो। कौन सी हो गई? अनुमति बोधक हो गई। ये शायद पहली बार भेद देख रहे होंगे आप। हाँ। फिर अवकाश बोधक, क्रिया को पूर्ण करने में अवकाश का बोध, वह मुश्किल से जाने पाया। आवश्यकता यानी कि जरूरत हो, जिससे कार्य की आवश्यकता कर्तव्य का बोध हो, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। निश्चय बोधक, क्रिया के व्यापार की निश्चितता का बोध हो, वह बीच में ही बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया यानी कि दो समानार्थक समान ध्वनि वाली क्रिया का योग होने पर वह यहाँ प्रायः आया जाया करता है, यानी कि ये पुनरुक्त संयुक्त क्रिया आपकी हो जाती है। शक्ति बोधक, सकना या सकता का प्रयोग, कार्य करने की शक्ति, मैं बोल सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, तुम लिख सकते हो, तुम परीक्षा पास कर सकते हो, ये क्या है? ये आपके शक्ति बोधक। कौन से? शक्ति बोधक। क्रिया के पक्ष के बारे में बात कर लें तो क्रिया के पक्ष में क्या होता है? अपूर्ण स्थिति, जब क्रिया अपूर्णता का बोध कराए, श्याम आदमी है, मोहन छात्र है, लेकिन कैसा ये नहीं पता। पूर्ण स्थिति, जब क्रिया पूर्णता का बोध करा दे, उसने आम खाया है, वह विद्यालय गया है। आवृत्ति मूलक स्थिति, किसी कार्य की आवृत्ति बार बार हो, आकाश में तारे निकलते हैं, रोज आपको देखने को मिलते हैं। निरंतरता बोधक, जब क्रिया सातत्व का बोध कराए, यानी कि कॉन्टिन्यूसली वो क्रिया आपकी हो रही हो कि राम पानी पी रहा है, क्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, ये निरंतरता बोधक क्रिया आपकी थी। कैसे प्रश्न आते हैं? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आपकी क्या कहलाएंगे? क्रिया कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। पूछा गया प्रश्न है किसी कार्य का होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 3 या 2? जवाब दीजिएगा। तो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर 2 भेद हैं, क्रिया के सकर्मक क्रिया और अकर्मक। हालांकि सकर्मक फिर से आपकी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक कर्मक और द्विकर्मक में। मेरी बहन मीरा हिंदी भाषा सीखती है, क्रिया बताइए। हिंदी है, सीखती है भाषा या बहन, यहाँ पर क्रिया हो जाएगा। सीखती है क्रिया है, जिससे कार्य के होने का स्पष्ट आपको हो रहा है। शीतल पकौड़े खा रही है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बतलाना है, जरा बतलाएं आप लोग। कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है, तो क्या हो जाएगा? जब क्रिया भी है, कर्ता भी है, कर्म भी है, तो वहां पर आपकी क्रिया हो जाती है कौन सी? सकर्मक, क्योंकि पकौड़े खा रही है। क्या पूछने पर जवाब आपको मिल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? आना, जाना, मरना, लेना, यानी कि ऐसी क्रिया जिसके लिए आपको किसी न किसी कर्म की आवश्यकता होगी, वो आपकी सकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर कर्म आपका कौन सा होगा? लेना सकर्मक क्रिया है, जबकि आना, जाना, मरना अकर्मक क्रियाएं हैं। इनके लिए किसी भी प्रकार के कर्म की आवश्यकता नहीं होगी। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। लेटना में, छूटना में, तड़पाना में या पिघलना में सकर्मक का प्रयोग, जिसके लिए कर्म, जिसके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, तो वो हो जाता है आपका कौन सा? तड़पाना सकर्मक क्रिया है। इसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। मीनाक्षी जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक का, सकर्मक का, प्रेरणार्थक का या द्विकर्मक का? जोर से हंसी, हंसना आपकी अकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि हंसने का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, इसके लिए किसी अलग से आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सभी बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या फिर आपकी सकर्मक क्रिया है? तो जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? सकर्मक क्रिया है। पढ़ने के लिए कर्म क्या है? पुस्तक है, सकर्मक क्रिया है। अंतिम प्रश्न है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। वाक्य में उड़ रहे क्रिया कैसी है? प्रेरणार्थक है, अपूर्णकालिक है, सकर्मक है या फिर आपकी अकर्मक है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं,
वाक्य में उड़ रहे क्रिया कौन सी है? तो ये हो जाती है आपकी अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कर्ता चिड़िया द्वारा स्वयं क्रिया उड़ना संपन्न कराया जा रहा है। ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया होती है। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का है, प्रेरणार्थक क्रिया का है, पूर्वकालिक क्रिया का है, या फिर आपका द्विकर्मक क्रिया का है? उसने नहाकर भोजन किया यानी कि क्रिया हो चुकी है पहले, उसके बाद दूसरी क्रिया हुई है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? आपके जो है पूर्वकालिक क्रिया। प्रस्तुत वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ये थी आपकी आज की कक्षा। क्रिया के बारे में आपने जाना, पहचाना। ऐसे ही अगला टॉपिक आपका हो जाएगा कौन सा? अव्यय के बारे में बात करेंगे या किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और बने रहिएगा हमारे साथ में लाइव। हिंदी की बेहतर तैयारी अब है हमारी जिम्मेदारी। आभार, जुहार, नमस्कार।